नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो में हम क्लास 11th के मॉडल सेट को कंप्लीट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर विषय के मॉडल सेट को देखेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है आपको टाइम 1 आवर मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा और आपके फुल मार्क्स जो है वो 40 है। सबसे पहला आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे आपको पैसेज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 5 क्वेश्चंस जो है इस पैसेज से संबंधित होंगे। यहाँ पे मैंने आंसर्स को मार्क कर दिया है। एक बार आप, मेरा कहना है, एक बार आप पैसेज को स्वयं से पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा और प्रश्नों को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। पैसेज से अलग जो प्रश्न है हम उन सभी को देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, ये है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में एब्रीविएशन यूज करने का क्या लाभ है ना। एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे प्राइवेट लिमिटेड के लिए हम लोग पीवीटी अगर लिखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड इसका अर्थ हो जाता है। गवर्नमेंट के लिए जीओवी लिखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इसका अर्थ हो जाएगा, जीओवी का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट। वैसे इंग्लिश के लिए अगर ईएनजी लिखते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ईएनजी मतलब इंग्लिश जो शब्द है उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका क्या लाभ है? एब्रीविएशन का लाभ क्या है? तो उत्तर है, इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। नोट्स राइटिंग में जो टाइम है, लिखने का टाइम जो है वो कम होता है, समय की बचत होती है। प्रश्न संख्या 7, व्हेन राइटिंग अ समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। जब हम समरी लिखते हैं तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? तो उत्तर होगा, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। आप किसी भी कहानी, कविता, किसी भी चीज की समरी लिख रहे हैं तो आप पहले ही किसी विस्तृत जानकारी को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, उसमें अगर हम लोग अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करेंगे तो फिर वो समरी जो है वो सही नहीं रहा। उसके बाद फिर वो होता है ना कि गार्बेज वर्ड्स, ठीक है, वो ऐड क्यों करना है, ये वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे सेक्शन है, आपको फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक से ये फॉर्म दिया हुआ है, द लेबरनम टॉप। इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 8 to 10 का आंसर देना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोम द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टॉप में जो है वो क्या डिस्क्राइब्ड किया गया है? ओके, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आंसर होगा द लेबरनम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर्स। ठीक है, जो लेबरनम ट्री है वो उसमें क्या खिल रहा है? येलो फ्लावर्स खिल रहे हैं। फिर दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोम। आंसर हो जाएगा, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। ट्री ऐसे देखने में कैसा लग रहा था? वो निर्जीव, शांत लग रहा था, लेकिन जब बर्ड वहां पर सिंगिंग कर रहे हैं, वहां पर येलो फ्लावर्स खिल रहे हैं, ठीक है, लीव्स जो है वो बहुत सुंदर लग रही है, तो फिर क्या होता है कि बर्ड्स जो सिंगिंग कर रहे हैं वो ऐसा लगता है ट्री को उन्होंने जीवंत कर दिया है, उसमें प्राण डाल दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर्ड इन द पोम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वेइंग। स्वेइंग मतलब लहराना, हल्के से लहराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम द वॉइस ऑफ रेन। ठीक है, तो द वॉइस ऑफ रेन जो कविता में रेन और अर्थ का जो रिलेशनशिप है वो क्या बतलाया गया है? तो आंसर हो जाएगा, द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि रेन जो है वो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करता है, उसमें उसे जीवंत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड।
जब उसे ऐसा लगता है कि बचपन उसने खो दिया है, लॉस किया है, तो उसे वो कैसा फील करता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ही रिग्रेट्स लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। हमें मालूम है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। तो जब हम छोटे होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे षड्यंत्र नहीं होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, या फिर हम किसी से आगे कैसे निकले, हम किसी के पीछे तो ना रह जाएं, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमारे जो मन में जो होता है, हम आराम से बोलते हैं, है ना, हम इनोसेंट रहते हैं, है ना, हम सहृदय रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें हम सीख लेते हैं कि कंपटीशन क्या करना है, वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए, हम किसी के पीछे ना रह जाए, ये सारी चीजें हमारे मन में होने लगती है। तो हम लोग जो है ना, वो जो बचपन का भाव होता है, जहां पर हमारा दिल साफ होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। तो चाइल्डहुड में वो क्या है, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड पर जो है वो मिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप? उत्तर है, द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशन डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ होती हैं, अनबन होता है, जनरेशनल गैप के कारण, डिफरेंसेस के कारण उसे दिखाया गया है इस कविता में, फादर टू सन में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इवेंट led to the emotional separation between the narrator and his grandmother? ओके, तो यहां पर हो जाएगा उत्तर, द नरेटर्स डिपार्चर टू फॉरेन स्टडीज। तो जब वो फॉरेन में जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए, तो फिर ये एक इमोशनल सेपरेशन दर्शाता है उनके और उनके ग्रैंड मदर के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, माफ कीजिएगा, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? आंसर हो जाएगा, टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ओल्ड वॉज किंग तूतनखामन व्हेन ही बिकेम फेरो? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 9 years old. Question number 17, what is the central theme of the ailing planet the green movement role? आंसर हो जाएगा C, the environmental degradation and the role of the green movement in saving the plant. Okay, next question, question number 18, from where was Professor Gaitonde travel to? उत्तर हो जाएगा फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ओके, ये आपकी कहानी से छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप जो है बहुत अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, अन्यथा आप मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, व्हाट इज बेंटू कोरा? आंसर हो जाएगा सर्क्यूमेम्बुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग तुर्थ डेथ is still discussed in discovering truth, माफ कीजिएगा, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन। तो उसका जो मूल कारण था, एग्जैक्ट कॉज था उसके डेथ का, वो हमेशा ही वो अनक्लियर रहा, और इसी कारण जो है उसके डेथ के बारे में और सर्चिंग जो है वो लगी रही उस पर। ओके, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द समरी ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स? उत्तर हो जाएगा आरम एंड मुराद। जो भी कैरेक्टर्स है, और राइटर्स का नेम, कैरेक्टर्स का नेम आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा सभी चैप्टर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वॉर ट्रॉमा? आंसर हो जाएगा, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू अ होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। ओके,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वॉर ट्रॉमा। ठीक है, वॉर के बाद जो ट्रॉमा होता है ना, उसके बाद उसके बारे में क्या उसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हो जाता है कि जब रिटर्निंग होम हो रहे हैं और उसके बाद फिर जो रहता है ना कि आपने जो भी युद्ध देखा है, जहां पर आपने लोगों को, एक दूसरे को, परिवारजनों को, स्वजनों को खोते हुए देखा है, वो जो पेन है, आपने जो स्वजनों को खोया है, वो जो पेन है, वो फिर से रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, what literary device is frequently used in mother's day to add humor to the story? उत्तर है आयरनी। एक्सक्यूज मी। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड? उत्तर हो जाएगा इम्तियाज अहमद। बिल्कुल, आप कैरेक्टर्स का नेम जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। What moral dilemma does Dr. Andrew face in birth? उत्तर हो जाएगा बी, whether to intervene with modern medical procedure or let nature take its course. Okay. प्रश्न संख्या 26, how does the poem The Tale of the Melon City reflect on the nature of justice? आंसर हो जाएगा it highlights how justice can be arbitrary and influenced by trivial factors. प्रश्न 27, प्रश्न संख्या 27, in note making what does key point refers? ओके, आंसर हो जाएगा मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस है नोट मेकिंग में, पर्सनल ओपिनियन का कोई अर्थ बनता नहीं है। आप पर्सनल ओपिनियन जो है वो नोट मेकिंग में ऐड नहीं करना चाहेंगे। डायरेक्ट कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट आप ऐड नहीं करेंगे। ये और समरी को, माफ कीजिएगा, नोट मेकिंग को और बहुत ज्यादा जो है वो उसमें बस गार्बेज वर्ड ऐड करेगा, है ना, और समरी ऑफ द होल चैप्टर्स वो भी नहीं करोगे। आप जस्ट मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स उसमें ऐड करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ समरी? आंसर हो जाएगा इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ये मैंने पहले बता दिया है कि समरी आप वैसे ही शॉर्ट कर रहे हो, एक लॉन्ग टेक्स्ट को आप शॉर्ट कर रहे हो, उसमें अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने का कोई अर्थ बनता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज एन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर के लिए जो क्लोजिंग है वो एक सही क्लोजिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे अदर ऑप्शंस जो है बिल्कुल नहीं होंगे। लव एंड योर नेम बिल्कुल नहीं, बेस्ट विशेज वो भी नहीं होगा, टेक केयर ये भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग फॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली ये लिखते हैं। ठीक है, योर्स फेथफुली, ये आंसर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज शुड बी द फोकस इन अ नोट मेकिंग एक्सरसाइज? नोट मेकिंग एक्सरसाइज में जो फोकस में रहना चाहिए वो क्या चीज होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, आप जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप उसको लिखोगे, आप बहुत सारे सेंटेंसेस या फिर गार्बेज चीजें ऐड नहीं करोगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स? उत्तर है यूजिंग हेडिंग्स, ताकि आपको पता चले कि आपने नोट्स किस पे बनाए हैं। ठीक है, तो यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट नोट्स। ओके, जो मुझसे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े होंगे उनको मैंने शॉर्ट नोट्स लिखने का तरीका बतलाया था, और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि बुलेट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स होते कैसे हैं। आप जस्ट कोई भी बड़ा सा टॉपिक है, आप जस्ट उसके की वर्ड्स लिखिए, की पॉइंट्स लिखिए, वो होते हैं आपके बुलेट नोट्स, जिसको पढ़ते के साथ आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी। आपको बहुत गार्बेज ऐड नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और जो ऑनलाइन में है वो इस आंसर से समझिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं। फर्स्ट हेडिंग्स, देन सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स।
क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग्स? उत्तर हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स टू फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। ओके, हम लोग नोट मेकिंग क्यों करते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि फ्यूचर में वो नोट्स काम आए, हमें फिर से वो पूरा टेक्स्ट पढ़ने की आवश्यकता ना हो, इसलिए हम नोट मेकिंग करते हैं ताकि हम अपना इन फ्यूचर हम अपना समय बचा पाए और हम जो है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है, जो भी चीजें हमने कर ली है, उसको फिर से वो रिमेंबर करवा दे, ठीक है, रिमाइंड करा दे। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्म शुड बी फॉलोड? सिंपल सी है बात, बिजनेस लेटर फॉर्मेट होगा। यहाँ पे इनविटेशन आप नहीं दे रहे हो, पर्सनल लेटर नहीं होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। इजी था प्रश्न। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन 34, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड नोट? फिर से नोट मेकिंग पे इस मॉडल सेट पे प्रश्न बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरे हुए हैं, तो आप नोट मेकिंग को जो है वो नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, आंसर माफ कीजिएगा लेटर राइटिंग, उन चीजों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अच्छा, आंसर है हो गया यहाँ पर क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। तो यहाँ पे जरूरी है कि नोट मेकिंग में आप उसमें संक्षिप्त हो चीजें और क्लियर हो। ओके, वहां पे टू द पॉइंट बातें आपने लिखी हो और शॉर्ट में लिखा हो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन रिपोर्टेड स्पीच? ओके, तो आपको क्या है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, शी सेड आई एम बिजी, नहीं, ये इनडायरेक्ट नहीं है। या फिर शी सेड आई एम बिजी, ये भी नहीं है। शी सेज दैट शी इज बिजी, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी। ओके, आपको पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में करना है, पास्ट फॉर्म में करना है, और इसका जो है ये तरीका, ये सही तरीका सी है, तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी। ओके, क्वेश्चन 36, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी सारे आंसर्स को आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है चीजें गड़बड़ है, चीजें सही नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ट्री। अब बाकी सभी को देखते हैं कि गलती क्या है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है, ही सेड दैट ही कांट फाइंड हिज ट्री, यहाँ पे कांट नहीं होगा, कुड होगा। सी में क्या होगा, ही सेड दैट ही विल नॉट फाइंड हिज ट्री, सॉरी हिज की, तो यहाँ पे विल का यूज तो होना नहीं है, फ्यूचर क्यों बनाएंगे हम लोग। ऑप्शन डी जो है, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड माई कीज, अपनी बात क्यों करेंगे, है ना, वो ये बोल रहा है कि वो मेरी की नहीं ढूंढ पा रहा है, तो ढूंढ सकता है, ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं होगी। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ पर जो है सेंटेंस अब दिया हुआ है, डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। अब इसमें क्या हो जाएगा, सम, मच, फ्यू या अ फ्यू, तो सही उत्तर हो जाएगा अ फ्यू। तो सेंटेंस जो सही सेंटेंस होगा वो हो जाएगा अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स? यहाँ पे बहुत इजी प्रश्न है, मच का यूज तो होगा नहीं क्योंकि वो जो है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे प्लूरल है और काउंटेबल है, तो यहाँ पे मैनी का यूज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 39, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। आंसर हो जाएगा ए, सम। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर?
तो आंसर हो जाएगा ही वॉन्ट्स एंड माफ कीजिएगा ही वॉन्ट्स एडवाइस ऑन हिज करियर। अब इसमें गलती क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड है एडवाइस, यहाँ जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल का है, वोवेल है, तो इससे पहले ए का यूज नहीं होगा, एन का यूज होगा। जैसे हम लोग ऑप्शन सी में देख रहे हैं, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। ए एप्पल अगर होता है तो ये गलत हो जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉन्ट्स एडवाइस ऑन हिज करियर इज रॉन्ग। यहाँ पे होना चाहिए ही वॉन्ट्स एन एडवाइस ऑन हिज करियर। ये हो जाता आपका सेंटेंस। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है इंग्लिश का। चलिए, तो हमने 40 प्रश्न जो है वो पूरे कर लिए हैं। इसमें केवल हमने जो पैसेज दिया हुआ है वो इस वीडियो में मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसेज आपको स्वयं करने चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको खुद एनालाइज करना चाहिए कि आप कितने बेहतर से समझ सकते हैं, उसको आप आराम से कर लीजिएगा। एंड और एक और ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में समय ज़्यादा देना बेहतर होगा, क्योंकि पैसेज चेंज होंगे, ये सेम तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए पैसेज को समझने के लिए, उसके लिए जो है आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक चैनल का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल आप उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।